अच्छा, तो लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि अगर बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं, बस सिंपल बात। अगर बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगेगी तो कभी भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। अब सेकंड लॉ आया है, सेकंड लॉ अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ कह रहा है ना एफ नहीं, सेकंड लॉ क्या कह रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स always produce unbalanced force always produce acceleration. Unbalanced force always produce acceleration and its own direction. खत्म बात। स्टेटमेंट देखो, वो कह रहा है जब भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगती है, जब भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगती है। अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है? अनबैलेंस फोर्स का मतलब फोर्स 2 लगती है, 3 लगती है, 4 लगती है, 5 लगती है, सारों को मिलाओ उनका रिजल्ट 0 ना आए, ऐसे फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। और जब भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगती है तो हमेशा एक्सीलरेशन पैदा होता है। बाज़ लोग ये सोचते हैं ना, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जब बॉडी पर फोर्स लगती है तो एक्सीलरेशन पैदा होती है। ये गलत है, ये बात गलत है। जब बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगती है तो हमेशा एक्सीलरेशन पैदा होती है। उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराना है, जरा देखो, मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराना है। मैंने कहा इस बॉडी पर लग रही है यहां से 10 न्यूटन और यहां से इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है 5 न्यूटन। आप बताओ नेट फोर्स बताओ क्या 0 होगी? तो आपको नहीं सर 0 नहीं होगी। 10 इसके 5 ने इसके 5 को कैंसिल कर दिया तो 10 माइनस 5, तो आपके पास नेट बनती है 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन की डायरेक्शन देख लो, 5 न्यूटन इधर होगी या इधर होगी, तो ज्यादा फोर्स कौन से? ये है ना, तो डायरेक्शन कहाँ है? इधर है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, 5 न्यूटन इधर से लग गई, 10 न्यूटन इधर से लगा दी। आप बताओ नेट फोर्स 0 होगी या नहीं? तो आप कहेंगे नहीं सर 0 नहीं होगी। 5 माइनस 10 तो क्या आएगी? -5 न्यूटन। अच्छा, अब बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर होगी या इधर होगी? ज्यादा कौन है? ये है ना, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस केस में इधर होगी। अब समझ आ रही ना? यही कह रहा है जब भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगती है तो वो हमेशा एक्सेलरेशन पैदा करती है। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैं लिख लेता हूं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहली बात याद रख लो, जब आप अनबैलेंस फोर्स ज्यादा लगाएंगे, मतलब अनबैलेंस फोर्स ज्यादा होगी, ऊपर फोर्स लगाते हैं, सारों को जमा करो, अगर अनबैलेंस फोर्स का रिजल्ट ज्यादा आएगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, चेंज इन वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी। एक बात, पहली बात तो ये है। देखो इसको फोर्स का मेरा लेक्चर देखो, वहां पर मैंने पूरा प्रूफ करके आपको दे दिया, इधर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इधर देखें, मैंने कहा ये एक्सेलरेशन इनवर्स में है किसके? मास के। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उससे एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। अब कैसे? आप कहें सर ये कैसे हो सकता है? इधर देखें, एक मेरे पास ये बॉडी है, एक मेरे पास ये बॉडी है। इस पर भी आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन और इस पर भी आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन। आप बताओ किस में चेंज, किसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगी? तो आप कहना सर ये तो तेज भागेगी, दोनों रेस्ट पे थे पहले, अब यूं ही दोनों रेस्ट पे थे, आपने किक लगा दी तो ये तेज जाएगी ना। जो तेज जाए नहीं, तेज जाने का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगी। वेलोसिटी में चेंज ज्यादा का मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा। तो बताओ एक्सेलरेशन
इस केस में ज्यादा होगी और इस केस में कम होगी। इसलिए मैंने कहा है कि मास जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मास जिसका कम एक्सेलरेशन ज्यादा। अब सुने, मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, तो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, F डिवाइड बाई एम, A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई एम। के लगाया था, के का वैल्यू 1 आता है, मैंने शॉर्टकट में लगा दी है। तो आपके पास आखिर में सिंबल आता है ना, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। अब इसमें F क्या है, F क्या है बताओ, F है अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, इसमें ये क्या है, ये क्या है, इसे कहा जाता है कांस्टेंट मास। मास नहीं, ये कांस्टेंट मास होता है, मास नहीं, ये क्या होता है, कांस्टेंट मास। अब यहां से सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म मैं यहां से मिटा रहा हूं, जरा देखें। सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने लिख दिया है, आप भी अपनी कॉपी को निकालें, खोलें और लिखें, अंदर लिख के इसको हल करें। आप कहेंगे इस तरह, ये ना सोचना कि ये मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट में प्रूफ करके दिया है। इसका टोटल कंप्लीट एंड फुल लेक्चर फोर्स का लेक्चर है, फोर्स में जाकर ये देखें, फिजिकल टू में प्रूफ करके आपको दे दिया है। अब जरा देखिए कहानी, अब कहानी समझो। मैंने कहा F इज इक्वल टू एम ए, ये M क्या है, M कांस्टेंट होना लाजमी है। आप कहें सर मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, हम 9th में पढ़ के आए हैं। नहीं बच्चों, मास बॉडी का कांस्टेंट होता है, लेकिन सिस्टम का मास कभी कांस्टेंट होता है और कभी नहीं होता है। तो याद रखना, ये आपके पास सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है सिर्फ कि सिर्फ किसके लिए, कांस्टेंट मास के लिए, हर एक मास के लिए नहीं। अब सुनो, एक क्वेश्चन, मास और फोर्स यहां डायरेक्ट में, एक्सेलरेशन और फोर्स यहां डायरेक्ट में। एक बच्चे कह रहा है मैंने मास को भी क्या कर दिया है, मास को भी मैंने, मास एंड एक्सेलरेशन दोनों को मैंने क्या किया है, डबल ईच का मतलब क्या है, इसको भी डबल किया और इसको भी डबल किया है। आप बताओ फोर्स कितनी होगी, फोर्स कितनी होगी, इसको डबल 2 2 ज़र 4 टाइम्स, कितना होगा फोर्स, 4 टाइम्स। या आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, मास मेरे पास है 7 kg, एक्सेलरेशन मेरे पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बताओ फोर्स कितना होगा। तो सिंपल बात MA से निकाल सकते हो, मास कितना है 7 kg मल्टीप्लाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ 7 4 28 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन कहा था, शायद आपको याद हो, जाकर फोर्स के लेक्चर में देखें, फोर्स के लेक्चर में जाकर देखें। अब कहानी समझें, अब कहानी समझें, कांस्टेंट मास, कौन सा मास, कांस्टेंट मास चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर पहला केस, अगर मोशन हो, मोशन क्या हो, मोशन अलोंग ओनली एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्स पे मोशन होगा, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स एक्स लिखेंगे, MAX। क्यों, F के साथ एक्स लगा है क्योंकि वेक्टर है, A के साथ एक्स लगाया है क्योंकि वेक्टर है। मास के साथ एक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास हमने कांस्टेंट लिया, हमने कहा F में मास हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी तरह मैं आपसे पूछूं ना, अगर बॉडी का मोशन हो, बॉडी का क्या हो, मोशन हो अलोंग y में, मोशन अलोंग y में, तो आप बताओ आप किस तरह लिखेंगे, Fy इज इक्वल टू MAY। अब सुनिए एक बात, MAY, इस कहानी को समझो, y का मतलब ऊपर से नीचे, वर्टिकल एक्सेलरेशन। AY को मैं क्या G कह सकता हूं कि नहीं, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा है और उसका वैल्यू वो AY न लिख के G लिखते हैं। तो मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब वर्टिकल, ये तो Fy वर्टिकल फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स Fy होती है और Fy को हमने वेट कहा था, शायद आपको याद हो, वेट इज इक्वल टू mg। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकंड लॉ। W इज इक्वल टू mg भी सेकंड लॉ है, W इज इक्वल टू mg भी सेकंड लॉ है। अच्छा, इसी तरह अगर बॉडी का मोशन हो z पे, मोशन अलोंग z एक्सिस,
मोशन अलोंग जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अब क्या लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। अब बात करते हैं ना एक और, देखो एफ इज इक्वल टू एम में एम कांस्टेंट होना लाजमी है। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया और एक ये क्वेश्चन कर दी। फिर मैंने कहा अगर एक्स पे हो बॉडी का मोशन तो सेकंड लॉ कैसे होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। अगर वाई एक्सिस पे हो एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, इसको मैंने मजीद एक्सटेंड करके डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मोशन अलोंग जेड एक्सिस, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। समझ आ रही ना। तो ये कहानी थी आपके पास किस बारे में है, सेकंड लॉ के बारे में। किस बारे में, सेकंड लॉ के बारे में। एक मैं आपको डायग्राम बनाऊं इसके बारे में, ज़रा देखिए आप कहेंगे सर जेड एक्स पे कैसे होता है। इधर देखिए ये डब्बा नज़र आ रहा है ना, ये डब्बा नज़र आ रहा है, चेक करें। अच्छा ये मेरे पास ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये आपकी तरफ ये जेड है। तो इधर वाली फोर्स को मैं क्या कहूँ, एफ एक्स, इधर वाली फोर्स को मैं क्या कहूँ, एफ वाई, इधर वाली फोर्स को मैं क्या कहूँ, एफ जेड। इस फोर्स का दूसरा नाम वेट भी होता है क्योंकि वर्टिकल आती है। समझ आ रही ना। तो ये कहानी थी आपके पास सेकंड लॉ में फोर्स के कंपोनेंट्स के बारे में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में फोर्स कैसे लगता है उसके बारे में आपके पास डिटेल था। अच्छा अब बात करते हैं ना, ये मैंने कहा ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए ये कांस्टेंट मास के लिए है। अगर सेकंड लॉ फॉर वेरिएबल मास, वेरिएबल मास, अगर मास आपके पास वेरिएबल हो तो फिर सेकंड लॉ कैसे लगेगा, फिर सेकंड लॉ कैसे लगेगा। देखें देखें इधर समझे, इधर समझे समझे। वेरिएबल मास के लिए इधर देखो F इज इक्वल टू एम ए है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट मास के लिए था। अच्छा एक बात बता दो, एक्सेलरेशन का फार्मूला बताओ, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, यह है कि नहीं। मैं इसकी जगह डाल देता हूं, देखो m बाहर निकालो, ए की जगह वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। समझ आ रही ना। एक्सेलरेशन लास्ट में पढ़ के आए वही है। अच्छा अब बात बताओ, ये m मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब कहानी मजीद में इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। एम वी, इधर देखें, एम वी आपके पास मोमेंटम होता है कि नहीं होता है, एम वी आपके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मैं क्या लिखूं, पी एफ माइनस फिर पी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इसको मैं पी एफ माइनस पी आई को क्या मैं डेल्टा पी लिख सकता हूं ना, टी इज इक्वल टू एफ। अब हकीकत में देखा जाए ना, हकीकत में देखा जाए तो ये जो सेकंड लॉ है ऑलवेज एप्लीकेबल, ये हमेशा लगेगा एप्लीकेबल, चाहे मास आपके पास कांस्टेंट हो या चाहे मास आपके पास वेरिएबल हो। अगर मैं कहूं मास कांस्टेंट करना है, मास कांस्टेंट तो फिर भी लगता है ना, मास कांस्टेंट रख लो, इसमें इसमें क्या रख लो, इसमें मास कांस्टेंट रख लोगे तो सेकंड लॉ आपके पास क्या बनेगा, F इज इक्वल टू डेल्टा P की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूं डेल्टा एम वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब केस जरा इधर देखें, मैं कांस्टेंट मास लेना है ना, तो मास पीछे निकालो, डेल्टा लगाओ V पे और डेल्टा T पे, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, मास कांस्टेंट रखा है। अगर मैं कहूं, अब मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये ऑलवेज लगेगा चाहे मास कांस्टेंट हो या चाहे मास वेरिएबल हो। तो अब बात करते हैं मास वेरिएबल होगा तो कैसे होगा इसका मैथमेटिकल फॉर्म। मास वेरिएबल, अगर मास चेंज होगा, बॉडी का या सिस्टम का मास चेंज होगा तो सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनेगा, तो आप लिखेंगे वी एन टू डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा टी। भाई डेल्टा उस पर लगता है ना जो चेंज होगा, डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है। समझ आ रही ना। तो ये हमारे पास कहानी थी। अब मैं कहूँ ना, मैं कहूँ इसको एफ वाई में कैसे लिखेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो एफ वाई तो आपने कहा था सर ये तो वेट होता है,
ये क्या होता है, वेट डेल्टा टी। अब यहां से मैं वेट का आपको एक डिफाइन कर लूं, यहां से वेट का मैं आपको एक डिफाइन करूं, मैं कहूं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्री फॉल जितनी बॉडीज है उनका अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। आप परेशान ना हो जाए, हमारा आगे लेक्चर आने वाला है मोमेंटम है, हम पूरा आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, उस लेक्चर को भी उठा के देखें। मैंने यहां सिर्फ एक बात कहना था कि ये F = m है आपके पास, ये तो सिर्फ कांस्टेंट मास के लिए लगता है, तो सेकंड लॉ इसका मतलब सिर्फ कांस्टेंट मास के लिए लगता है, तो ये बात हरगिज नहीं है। सेकंड लॉ वेरिएबल मास के लिए भी लगता है और कांस्टेंट मास के लिए भी लगता है। तो कांस्टेंट मास की बात करें तो ये आएगा, लेकिन वेरिएबल मास की बात करें तो ये आएगा। किसके लिए, वेरिएबल मास के लिए। तो ये मतलब दोनों के लिए आएगा, ऑलवेज एप्लीकेबल। मैंने कहा ऑलवेज एप्लीकेबल मतलब ये है कि जब मास कांस्टेंट होगा तो इस तरह का लिखेंगे, जब वेलोसिटी का, जब मास कांस्टेंट, मास वेरिएबल होगा तो इस तरह लिखेंगे, बस खत्म बात। दो बातें थी, मास कांस्टेंट होगा तो इस तरह लिखेंगे, मास अगर वेरिएबल होगा तो इस तरह लिखेंगे। मास वेरिएबल कब होता है, जब मास वेरिएबल कब होता है, मास वेरिएबल सिस्टम का होता है, बॉडी का मास वेरिएबल नहीं होता है। यहां तक कुछ कहानी थी। अब मैं आपको कुछ बातें लिखना चाहता हूं सेकंड लॉ के बारे में, सेकंड लॉ के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है ना, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। ये बात नोट करो, फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सेकंड पढ़ रहे हैं और थर्ड पढ़ेंगे, लेकिन एक बात नोट करो, इन तीन लॉज में से रियल जो हकीकी फंडामेंटल जो लॉ है ना, फंडामेंटल बेसिक लॉ आपके पास सेकंड लॉ है। क्यों 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 ये बात भी लिखना है ना, क्यों, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉज are derived from second law. First law our third law, first law our third law हम सेकंड लॉ ही से निकालेंगे F = ma से। इसलिए मैंने कहा है सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। रियल लॉ का मतलब होता है ना बेसिक लॉ, बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल लॉ। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे ना, दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे ना, सेकंड लॉ जो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स। देखो फर्स्ट लॉ ने क्या दिया था, फर्स्ट लॉ फोर्स का डिफाइन करता था, फर्स्ट लॉ फोर्स का डिफाइन करता था, और सेकंड लॉ क्या करता है, मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करता है, मालूम करके हमें देता है। और लास्ट पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, देखें सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ को क्या कहा था, फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड law of acceleration, also called law of acceleration. Second law is 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 also called law of acceleration. अच्छा, अब देखें कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज हो, कनेक्टेड बॉडीज जानते हो ना, कनेक्टेड बॉडीज का मतलब ये होता है, ये एक बॉडी है, ये आपके पास सिंगल बॉडी है, तो ये इसका मास है, इससे एक्सेलरेशन पैदा होगी, पीछे से फोर्स लगाएंगे, तो इसके लिए आप लिखते थे F = ma। ये सिंगल बॉडी, ये कनेक्टेड बॉडीज नहीं है,
अब कनेक्टेड बॉडी इस तरह होगी, देखो पहला केस देखो कनेक्टेड बॉडीज का, ये मेरे पास नजर आ रहा है, ये मेरे पास M1, ये मेरे पास M2, यहां से लगी इस पर फोर्स, तो बताओ बॉडी आगे मोशन करेगी ना, कनेक्टेड बॉडीज M1 और M2, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहां मुझे बताओ यहां सेकंड लॉ कैसे होगा, तो आप लिखेंगे F नेट, ये F नेट है ना, F नेट इज इक्वल टू M नेट N2 A, तो बताओ M नेट मतलब 2M है, नेट M मास 2 है, 2 मास, तो M1 प्लस M2 N2 A, ये याद रखना है, इस बात को नोट करना है, इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है, M1 प्लस M2 N2 A, तो इधर क्या आया F नेट, समझ आ रही है। अब इस तरह केस में एक और उठा के आपको दूं, इस तरह का केस नंबर 2 देखो, मैंने कहा ये M1 है और इसके ऊपर रखा है M2 और A से लगाया एक फोर्स, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, उस एक्सेलरेशन का मुझे बताओ, तो वही काम कर लो जो अभी मैंने किया था, नजर आ रहा है यहाँ, F नेट इज इक्वल टू M नेट क्या है M1 प्लस M2 N2 A, समझ आ रही है ना, इस तरह का लिखना है। अच्छा इसी तरह की अगर बॉडी है, केस नंबर 3 में मुझे बताओ, अगर इस तरह की बॉडी आई है, दो एक दूसरे के साथ टच नहीं है, M1 और M2, एक रस्सी से बांधा हुआ, एक रस्सी आगे खींच रही है, एक रस्सी आगे जा रही है, एक रस्सी क्या हो रही है आगे जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी आगे पैदा होगी ना, फोर्स नेट फोर्स आगे है तो एक्सेलरेशन भी आगे। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, F नेट इज इक्वल टू M नेट N2 A, F नेट इज इक्वल टू M नेट कितना है M1 प्लस M2 N2 A, M1 प्लस M2 N2 A। मैं आपको लास्ट एक 4 नंबर पे एक कनेक्टेड बॉडीज का एक स्पेशल केस बताऊं ना, उस पर ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा एक मेरे पास पुली है, ये मेरे पास मास 1 है, मेरे पास एक पुली है, एक साइड पे मैंने मास लटकाया है M1 और यहाँ पे मैंने मास लटकाया है, यहाँ पे मैंने मास लटकाया है M2, M1 एंड M2। अब बताओ, और एक बात भी याद रखो, M1 इज लेस देन M2, मतलब M2 बड़ा है, M2 क्या है बड़ा है। अब मुझे बताओ ये मैं इधर साइड पे लिख रहा हूं, मतलब M1 इज लेस देन M2, तो बताओ ये वाला ऐसे मोशन करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छा इसमें देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर दो फोर्स लग रही है, यहाँ पर लग रहा है वेट 1 और इसका यहाँ पर लग रहा है वेट 2, यहाँ पर वेट 1 और यहाँ पर वेट 2 लग रहा है, समझ आ रही ना, यहाँ पर वेट 1 और यहाँ पर वेट 2 लग रहा है। अब कहानी समझो, मैंने कहा यहाँ दो बॉडीज है, इधर कैसे लिखेंगे, तो आप वहीं लिखें F नेट इज इक्वल टू M नेट N2 A। अच्छा M नेट कितना है M1 प्लस M2 N2 A। अच्छा F नेट कितना है, F नेट कितना है, F नेट कितना है, दो वेट है ना, दो वेट है, एक इधर लगा रहा 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 है। तो अब मुझे बताओ W1 माइनस W2, W1 माइनस W2, या F नेट करके छोड़ दो इसको, बस काम खत्म, समझ आ रही ना। तो ये कहानी थी आपके पास सेकंड लॉ की टोटल कहानी, और ये केसेस थे कनेक्टेड बॉडीज के।